हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नीतू एंड वेलकम टू स्मार्ट वे। आज हम डिस्कस करेंगे टीचिंग मेथड्स के टॉप 20 क्वेश्चंस जिन्हें हम एक्सप्लेन भी करते हुए चलेंगे। इससे पहले 6 वीडियोस में हमने टीचिंग मेथड्स को डिटेल में कवर किया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उन्हें देख लीजिए, बिकॉज उनमें हमने डेप्थ में जाना है टीचिंग मेथड्स के बारे में। हमने जो टीचिंग मेथड्स एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थे उन सबको डिटेल में डिस्कस किया है, आप उन्हें देख लीजिएगा। अब हम डिस्कस करेंगे टीचिंग मेथड्स के टॉप 20 क्वेश्चंस के बारे में। ये हमारा पार्ट 1 है। इसके बाद पार्ट 2 में भी हम नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कहूँगी कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी प्रिपरेशन को हम इजी बना पाएंगे। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है द मेथड एमर्ज एज ए रिएक्शन ऑफ द वेरियस डिमेरिट्स ऑफ द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज, यानी कहने का मीनिंग यहाँ पर ये है कि वह ऐसा कौन सा मेथड है जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की जो बहुत सारी डिमेरिट्स थी, जो कमियां थी, उनको दूर करने के लिए डेवलप किया गया। तो आप जानते हैं कि जीटी मेथड, जिसे हम ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के नाम से भी जानते हैं और क्लासिकल मेथड भी उसे कहते हैं, बिकॉज वो ओल्डेस्ट मेथड है। तो उसके बाद सेकंड जो मेथड आया था, उसके अगेंस्ट जो मेथड डेवलप किया गया था वो था डायरेक्ट मेथड। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा डायरेक्ट मेथड। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग मेथड इन इंग्लिश लेज स्ट्रेस ऑन गिविंग अपॉर्चुनिटीज टू, कि जो हमारा कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग जो अप्रोच है वो किस चीज़ पर सबसे ज़्यादा स्ट्रेस देता है, यानी किस चीज़ पर बल देता है। तो यहाँ पर हमारे ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है लर्नर टू एनकाउंटर विद रियल लाइफ सिचुएशंस, कि लर्नर को उनकी रियल लाइफ की सिचुएशंस में कि किस तरह से हमें बिहेव करना है, किस तरह से हमें सामने वाली जो ह्यूमन बीइंग्स है उनको ट्रीट करना है और किस तरह का हमें बिहेव करना है, खुद को किस तरह से एक्सप्रेस करना है। नेक्स्ट है दियर रिटन एक्सप्रेशन इन द क्लासरूम, कि उनकी क्लासरूम में उनसे लिखवाया जाता है, यानी कि उनके जो विचार है, उनके जो थॉट्स है, उनको रिटर्न में लिया जाता है। नेक्स्ट है लर्नर्स टू मिनिमाइज स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल एरर्स, कि इसमें ध्यान दिया जाता है कि जो लर्नर्स है वो कम से कम स्पेलिंग में मिस्टेक करें और ग्रामेटिकल एरर भी कम से कम करें, यानी कि वो शुद्ध भाषा का उपयोग करें। नेक्स्ट है द यूज ऑफ मदर टंग फ्रीली इन द क्लासरूम, कि वो चाहे तो क्लासरूम में अपनी मदर टंग का फ्रीली यूज कर सकते हैं, यानी कि बिना किसी रोक टोक के वो अपनी मदर टंग को बोल सकते हैं, उन्हें अपनी टारगेट लैंग्वेज बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये जो हमारे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इनके अकॉर्डिंग हम खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। और जब हमने सीएलटी को डिस्कस किया था, यानी इस वाले सेशन से पहले वाले वीडियो में, यानी टीचिंग मेथड के सिक्स जो पार्ट था उसमें हमने सीएलटी को डिटेल में डिस्कस किया था। तब हमने जाना था कि जो सीएलटी है वो हमारे नॉलेज को हमारी रियल लाइफ से लिंक करने का काम करता है। सो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा लर्नर्स टू एनकाउंटर विद रियल लाइफ सिचुएशंस, कि लर्नर्स को डील करना सिखाता है कि वो अपनी रियल लाइफ सिचुएशंस को किस तरह से फेस करेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो आंसर फर्स्ट है वो हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच मेथड इज ऑल्सो नोन एज द नेचुरल मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज, कि इंग्लिश लैंग्वेज को अगर हम सीख रहे हैं तो उस सिचुएशन में इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए हम कौन से मेथड का यूज करते हैं, जिसे हम नेचुरल मेथड के नाम से भी जानते हैं। तो जब हमने डायरेक्ट मेथड को डिस्कस किया था तब हमने देखा था कि जो डायरेक्ट मेथड है उसमें हम उसी ही लैंग्वेज में पढ़ते हैं जो हमें सीखनी होती है, यानी अगर हमें हिंदी सीखनी है तब हिंदी में ही पढ़ाई करेंगे, अगर इंग्लिश में हमें इंग्लिश सीखनी है तब हम सारा जो कन्वर्जेशन होगा वो इंग्लिश में ही सीखेंगे, अगर कोई और फॉरेन लैंग्वेज हमें सीखनी है, मान लो फ्रेंच सीखनी है, तब हम फ्रेंच को फ्रेंच में ही सीखेंगे।
इसीलिए इसे हम नेचुरल मेथड के नाम से भी जानते हैं और इसे हम मदर्स मेथड भी कहते हैं, बिकॉज इसमें जो हमारी लैंग्वेज है, जिस भी लैंग्वेज को हम सीखते हैं उसको उस ही लैंग्वेज के थ्रू सीखते हैं। सो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा डायरेक्ट मेथड, यानी डायरेक्ट मेथड को हम नेचुरल मेथड के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर जो फोर्थ आंसर है वो हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, इन ए लैंग्वेज क्लास स्टूडेंट्स आर मेमोराइजिंग द डायलॉग्स थ्रू ड्रिल एंड प्रैक्टिस एंड द टीचर इज करेक्टिंग देयर प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक्स इमीडिएटली द टीचर इज फॉलोइंग दी। यानी इसमें हमसे ये पूछ रहा है कि एक टीचिंग मेथड है जिसमें हम डायलॉग्स को मेमोराइज करते हैं, यानी यहाँ पर दिया है कि मेमोराइज द डायलॉग्स थ्रू ड्रिल एंड प्रैक्टिस, यानी कि बार बार हम कोशिश कर करके हम सीखते हैं, यानी जो डायलॉग्स हैं उनको मेमोराइज करते हैं, उन्हें याद करते हैं। और अगर इसमें दिया हुआ है कि अगर हम कोई मिस्टेक करते हैं तो हमारे टीचर उस ही टाइम पे करेक्ट करते हैं हमारे प्रोनाउंसिएशन को और हमारी मिस्टेक्स को, यानी कि जिस टाइम हमने मिस्टेक कर दी उसी टाइम हमारे टीचर्स हमारी मिस्टेक को, हमारे प्रोनाउंसिएशन को सही करवा देते हैं। तो यानी यहाँ पर टीचर कौन से मेथड का यूज कर रहा है, यानी कौन से मेथड या कौन से अप्रोच का यूज कर रहा है। तो इसमें हमारे ऑप्शन दिए हैं, फर्स्ट है नेचुरल मेथड, सेकंड है ऑडियोलिंगुअल मेथड, देन CLT मेथड एंड फोर्थ है डायरेक्ट मेथड। तो जब हमने डिस्कस किया था डायरेक्ट मेथड के बारे में, ऑडियोलिंगुअल मेथड के बारे में, CLT के बारे में, तब हमने सब यानी कि सभी जो टीचिंग मेथड्स थे उनके हमने फीचर्स देखे थे, उनके कैरेक्टरिस्टिक देखे थे, उनके डीमेरिट्स भी हमने देखे थे और एडवांटेज भी देखे थे। तब वहाँ हमने ऑडियोलिंगुअल मेथड को भी डिटेल में डिस्कस किया था, यानी एक वीडियो में जिसमें हमने ऑडियोलिंगुअल मेथड को डिस्कस किया था तो उसमें हमने जाना था कि जो ऑडियोलिंगुअल मेथड है इसमें हम केवल लिसनिंग एंड स्पीकिंग पर ही फोकस करते हैं, रीडिंग और राइटिंग पर बिल्कुल भी फोकस नहीं किया जाता। और इसमें हम डायलॉग्स फॉर्म में लर्निंग करते हैं, यानी कि हमारा जो टीचर होता है, जो ट्रेनर होता है, वो हमें ट्रेनिंग देता है, यानी कि जैसा वो बोलता है वैसा ही हमें उनकी मिमिक्री और वो जो बोल रहा है उन चीज़ों को मेमोराइज करके लैंग्वेज को सीखना होता है। इसे हम आर्मी मेथड के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज इसका यूज किया गया था सोल्जर्स को, यानी कि आर्मी के जो जवान थे उनको इंग्लिश सिखाने के लिए यूज किया गया था वर्ल्ड वार सेकेंड के टाइम में। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो ऑडियोलिंगुअल मेथड है इसी ही में हम डायलॉग्स फॉर्म में रोट लर्निंग करके सीखते हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा हम ड्रिल एंड प्रैक्टिस करते हैं और डायलॉग्स को रटते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा सेकंड ऑप्शन। सो सेकंड विल बी आर राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द मेन एम ऑफ द कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग इज टू। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि जो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग है उसका मेन जो एम है, यानी उसका उद्देश्य है, वो क्या है। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है प्रोवाइड कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस टू लर्नर्स, कि जो लर्नर्स हैं, जो सीखने वाले हैं, उन्हें कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस सिखाना, यानी कि उन्हें कम्युनिकेशन में माहिर बनाना, एक्सपर्ट बनाना। नेक्स्ट है फोकस ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द टारगेट लैंग्वेज, कि हमारी जो टारगेट लैंग्वेज है जिसे हम सीख रहे हैं, यानी कि अगर हम इंग्लिश सीख रहे हैं तो हमारी टारगेट लैंग्वेज होगी इंग्लिश। तो हमें ये सिखाना कि हमारे इंग्लिश का स्ट्रक्चर क्या है और हम उसे किस तरह से बोलेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इंग्लिश का स्ट्रक्चर होता है, पहले हम सब्जेक्ट यूज करते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, और उसके अलावा हम बाद में अदर पार्ट्स को यूज करते हैं। तो ये कहना चाह रहे हैं कि या तो हम उस लैंग्वेज का स्ट्रक्चर सिखाते हैं। नेक्स्ट है एम्फेसाइज द यूज ऑफ इंग्लिश एज ए लाइब्रेरी लैंग्वेज, कि इसके अलावा हम जो इंग्लिश है उसका लाइब्रेरी लैंग्वेज की तरह यूज करना सिखाते हैं, यानी कि बिल्कुल ग्रामेटिकली करेक्ट लैंग्वेज। नेक्स्ट है इनकरेज लर्नर्स टू स्पीक लाइक नेटिव स्पीकर्स ऑफ इंग्लिश, कि जो इंग्लिश है उसमें नेटिव स्पीकर्स की तरह इंग्लिश बोलना सिखाना। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रोवाइड कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस टू लर्नर्स, कि लर्नर्स को कम्युनिकेशन में माहिर बनाना, कि वो अपनी बातों को अच्छे से सामने वालों के सामने
रख पाई। जैसे कि अगर मैं अपने टीचर से बात कर रही हूँ तो उस दौरान मैं अपनी बात को टीचर्स के सामने अच्छी तरह से प्रेजेंट कर पाऊँ। अगर मैं फ्रेंड से बात कर रही हूँ तो वहाँ खुद को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाऊँ। अगर मैं कहीं पब्लिक स्पीकिंग के दौरान कोई बात बोल रही हूँ तो मैं वहाँ पर उन सारी चीज़ों को अच्छे से हैंडल कर पाऊँ, अच्छे से अपनी बात सामने वालों को समझा पाऊँ। तो यहाँ पर हमारा जो एम है CLT का वो है कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस बनाना। इसके अलावा यहाँ पर हमारा जो फोर्थ आंसर है, इसमें हमने देखा कि स्पीक लाइक नेटिव स्पीकर, यानी कि जो नेटिव स्पीकर लाइक प्रोनाउंसिएशन है वो हमारा डायरेक्ट मेथड में सिखाया जाता है, जो कि हमारा सेकंड मेथड है और ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के अगेंस्ट डेवलप किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है ए लैंग्वेज लर्नर मेक्स एरर बिकॉज, कि एक जो लर्नर है वो अपनी लर्निंग के दौरान एरर क्यों करता है, तो उसका रीजन हमसे यहाँ पर पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है द लर्नर हैज एक्वायर्ड ओनली पार्शियल नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज, कि या तो एक जो लर्नर है उसे अपनी लैंग्वेज के बारे में थोड़ा बहुत ही ज्ञान है, टोटली वो ज्ञान एक्वायर नहीं कर पाया है। नेक्स्ट है द लर्नर हैज एक्वायर्ड कंप्लीट नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज, कि वो इसलिए गलती करता है क्योंकि उसने लैंग्वेज की सारी, यानी कि एक लैंग्वेज को अच्छे से सीख लिया है। नेक्स्ट है द लर्नर एंजॉय मेकिंग एरर, कि जो लर्नर्स है उन्हें एरर करने में, गलती करने में मज़ा आता है। नेक्स्ट है द टीचर हैज़ परमिटेड हिम टू मेक एरर, कि जो टीचर है उन्होंने परमिशन दे रखी है उनको कि आप चाहे तो गलतियाँ कर सकते हो। तो इन सारे ऑप्शंस को देखने के बाद हमें खुद पता चल जा रहा है कि जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा द लर्नर हैज़ एक्वायर्ड ओनली पार्शियल नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज, कि जो लर्नर है उसने लैंग्वेज के बारे में थोड़ा बहुत ही ज्ञान अर्जित किया है, थोड़ा बहुत ही नॉलेज एक्वायर किया है। तो दोस्तों जब हमने यहाँ पर वो LSRW यानी टीचिंग जो वो, यानी कि हमने उससे पहले हमने जब उनको यानी इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग की जो डिफ़िकल्टीज़ थी उनको जब हमने डिस्कस किया था, तब हम उनने दोनों वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि मिस्टेक क्या होते हैं, लैप्स क्या होते हैं और एरर्स क्या होते हैं, और इनके हमने रीजन भी जाने थे। तो एक बार हम यहाँ पर फिर से देख लेते हैं कि जो मिस्टेक्स होती है वो इस वजह से होती है कि हमें नॉलेज तो किसी भी चीज़ के बारे में पूरा होता है, बट हम वहाँ पर उस नॉलेज को ठीक से यूज़ नहीं कर पाते, यानी कि पूरे फोकस के साथ अगर हम यूज़ नहीं कर रहे होते तब वहाँ पर हमारे से बाई चांस मिस्टेक हो जाती है। लेकिन एरर तब होते हैं जब हम किसी चीज़ को बहुत अच्छे से नहीं जानते, यानी हमने आधा अधूरा सीखा हुआ है, तब वहाँ पर अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तब हम उन्हें एरर कहते हैं, यानी कि हमें पता भी नहीं होता कि ये हमसे गलती हुई है, तो वहाँ पर हम उसे कहते हैं एरर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फर्स्ट, यानी कि द लर्नर हैज़ एक्वायर्ड ओनली पार्शियल नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज, की ऐसे लर्नर्स जिन्होंने अपनी जो लैंग्वेज है उसके बारे में आधा अधूरा ज्ञान अर्जित किया है वो एरर करते हैं। बढ़ते हैं सेवन्थ क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द टास्क्स ऑफ टीचर इन कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग टू, कि एक कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग में एक टीचर का काम क्या होता है, उनका टास्क क्या होता है, यानी कि एक टीचर का रोल क्या होता है कम्युनिकेटिव टीचिंग के दौरान। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो है कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द सोशल बैकग्राउंड्स ऑफ द लर्नर्स, कि जो लर्नर्स है उनके सोशल बैकग्राउंड के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, कि वो कैसे क्षेत्र से आते हैं, उनके आसपास बोली जाने वाली लैंग्वेज कैसी है, उनका फाइनेंशियल जो सिचुएशन है वो कैसी है, यानी उनके सोशल बैकग्राउंड के बारे में जानना। नेक्स्ट है डिटरमाइन द लैंग्वेज नीड्स ऑफ लर्नर, यानी कि लर्नर्स हैं उनकी लैंग्वेज नीड्स को बारे में जानना कि उन्हें लैंग्वेज की क्या ज़रूरत है और हमें उन्हें किस तरह की लैंग्वेज सिखानी है। नेक्स्ट है प्रोवाइड सूटेबल क्लासरूम टू द लर्नर्स, यानी कि जो लर्नर्स हैं उन्हें सूटेबल क्लासरूम प्रोवाइड करवाना ताकि वो अच्छे से सीख सके। नेक्स्ट है सेंड प्रोग्रेस रिपोर्ट्स टू लर्नर्स, कि लर्नर्स ने अब तक अपने जो सब्जेक्ट है, अपनी लैंग्वेज है, उसमें कितनी प्रोग्रेस की है उसकी रिपोर्ट लर्नर्स को देना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि हमारे पास जो ऑप्शन दिए होते हैं वो सारे ही सही होते हैं, लेकिन हमें उनमें से वन ऑफ द बेस्ट चूज करना होता है, यानी कि उनमें से जो सबसे बेस्ट होता है, जो सबसे अच्छा होता है, वही हमें चूज करना होता है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं
कि यानी अब एक स्टूडेंट है, उसकी सोशल जो सिचुएशन है, उनके सोशल बैकग्राउंड के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना भी एक टीचर का काम होता है, ताकि टीचर समझ सके कि बच्चे को किस चीज़ की ज़रूरत है। उनकी लैंग्वेज नीड्स है, उनको पहचान करना भी ज़रूरी है, ताकि हम उन्हें पता चले कि बच्चे को क्या सिखाने की ज़रूरत है। बच्चों को सूटेबल क्लासरूम भी देना ज़रूरी है, ताकि वो उन्हें अच्छी लर्निंग सिचुएशन मिल सके और वो अच्छे से सीख सकें। एंड यहाँ पर नेक्स्ट है सेंड प्रोग्रेस रिपोर्ट टू लर्नर्स, यानी बच्चों ने अब तक कितना सीखा है, इनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट भी बच्चों को देनी होती है। यानी कि हमारे पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन तो चारों ही सही है, लेकिन हमें इनमें से चूज करना है बेस्ट। तो इन चारों में से हमारा बेस्ट जो आंसर है वो है डिटरमाइन दी लैंग्वेज नीड्स ऑफ द लर्नर। यानी कि जब हम लैंग्वेज लर्निंग की बात कर रहे हैं, तब हमें सबसे पहले ये डिफाइन करना है, ये डिटरमाइन करना है कि बच्चे को क्या सिखाना है और बच्चा सीखना क्यों चाहता है। तो जब हम उसके रीजन को समझ पाएंगे, तब हम उसे अच्छे से समझा भी पाएंगे और अच्छे से कोई भी चीज़ सिखा पाएंगे। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा सेकंड। बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमारा 8th क्वेश्चन है हु डेवलप्ड द बाइलिंगुअल मेथड। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि बाइलिंगुअल मेथड को किसने डेवलप किया था, यानी कि यहाँ पर डायरेक्टली हमसे नाम पूछ लिया गया है कि किसने, यानी कि उस लिंग्विस्टिक का नाम बताइए जिन्होंने बाइलिंगुअल मेथड को डेवलप किया है, विकसित किया है। तो जब हमने बाइलिंगुअल मेथड डिस्कस किया था, तब हमने पहली लाइन ही डिस्कस की थी कि बाइलिंगुअल मेथड है वो प्रोफेसर सीजे डॉबसन ने दिया है। इन्हें कई जगह डॉडसन भी बोला जाता है और कई जगह डॉबसन भी बोला जाता है, तो आप इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा। इनका पूरा नाम है सीजे डॉडसन। तो यहाँ पर जिन्होंने बाइलिंगुअल मेथड को डेवलप किया था वो है सीजे डॉबसन। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज द गोल ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच, कि कम्युनिकेटिव अप्रोच है उसका गोल क्या है। यानी वहाँ पर हमसे एक बार फिर से कम्युनिकेटिव अप्रोच का जो गोल है, उसका उद्देश्य है, वो पूछा है। तो फर्स्ट है हमारा ऑप्शन एप्रोप्रिएटनेस, यानी हम जो बोल रहे हैं उन सारी बातों में शुद्धता लाना, कि हम जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। नेक्स्ट है एक्सेप्टेबल लैंग्वेज, यानी इस तरह की लैंग्वेज बोलना जो सभी को एक्सेप्ट हो और जो सभी को समझ में आए। यानी कि ऐसी भी लैंग्वेज नहीं बोलनी कि किसी को समझ में ना आए, और ऐसी भी लैंग्वेज नहीं बोलनी कि किसी को बुरी लगे। नेक्स्ट है फ्लुएंसी, यानी कि हम फ्लुएंटली कुछ बोल पाए, यानी कि धारा प्रवाहिता से हम बोल पाए बिना स्टॉप के, यानी कि नॉन स्टॉप बोल पाए। यानी बोलने का जो हमारा स्पीकिंग स्किल है वो अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये तीनों ही इसमें सिखाई जाती है। एनसीईआरटी में इन तीनों पर ध्यान दिया जाता है कि हम सही बात बोलें, सही तरीके से बोलें, लोगों को समझ में भी आनी चाहिए, हम सही वर्ड्स का भी यूज कर सके और हम फ्लुएंट बोल सके। तो यहाँ पर तीनों पर एम्फेसाइज किया जाता है, यानी कि तीनों ही इसके गोल हैं। सो हमारा राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। सो फोर्थ विल बी आवर राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10th क्वेश्चन है विच इज़ द क्लासिकल मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश, कि टीचिंग इंग्लिश का क्लासिकल मेथड कौन सा है। क्लासिकल मेथड का आप जानते हैं कि जो सबसे पुराना होता है उस मेथड को हम क्लासिकल मेथड कहते हैं। सो हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है डायरेक्ट मेथड, सेकंड ऑप्शन है द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, एंड जो थर्ड आंसर है वो है बाइलिंगुअल मेथड, एंड फोर्थ है ऑडियो लिंगुअल मेथड। तो हमें यहाँ पर बताना है कि किस मेथड को हम क्लासिकल मेथड के नाम से जानते हैं। तो जब हमने अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था, और जब हमने जीटी मेथड को यानी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को डिस्कस किया था, तब भी हमने देखा था कि इसे हम ओल्डेस्ट मेथड के नाम से भी जानते हैं और क्लासिकल मेथड के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज किसी भी सेकंड लैंग्वेज को टीच करने का यह सबसे पुराना मेथड है। सो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा सेकंड ऑप्शन। सो सेकंड विल बी आवर राइट ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा करेक्ट आंसर होगा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हैबिट फॉर्मेशन थ्रू रिपीटेशन इज ए कंपोनेंट ऑफ विच मेथड, कि एक हैबिट फॉर्मेशन करना यानी रिपीटेशन के थ्रू, यानी कि बार बार किसी चीज़ को लर्न करके उसकी हैबिट बना लेना, ये किस मेथड का, यानी कि किस मेथड की ये विशेषता है, किस मेथड का ये घटक है। तो फर्स्ट हमारा ऑप्शन है वो है टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग, कि हमें कोई काम दे दिया जाता है और उसके थ्रू हम लैंग्वेज टीचिंग
करते हैं, यानी कि इसमें हम लैंग्वेज सीख लेते हैं। मान लो कि जो बच्चे हैं उनमें से एक को कुछ बना दिया, जैसे कि हम मान लो कि हमें बोल दिया क्या, हमें टास्क दे दिया कि हमें मार्केट से कोई सामान खरीद के लेकर आना है। तो जब हम दुकान पे जाएंगे तब हमें वहाँ पर दुकानदार के साथ भी कन्वर्जेशन करना पड़ेगा। तो जब वहाँ पर हम अपना काम कर रहे होंगे तब वहाँ हमारा लैंग्वेज स्किल भी इम्प्रूव हो रहा होगा। तो इसमें है कि इस तरह से टास्क बेस्ड लर्निंग करने से क्या इसमें हम हैबिट फॉर्मेशन करते हैं? इसमें तो बिल्कुल भी हम हैबिट फॉर्मेशन नहीं करते, क्योंकि अलग अलग लोगों से बात करते टाइम हम अलग अलग लैंग्वेज का यूज करते हैं। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में हम साइकोलॉजी में भी पढ़ते हैं। तो जो कंस्ट्रक्टिविज्म है वो यही होता है निर्माणवाद, यानी कि करके सीखना, जिसमें खुद करके सीखने पर बल दिया जाता है। सो कंस्ट्रक्टिविज्म भी इसका राइट आंसर नहीं होगा, बिकॉज इसमें तो करके सीखने पर बल दिया जाता है, तो इसमें रिपीटेशन की और हैबिट फॉर्मेशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा है कम्युनिकेटिव अप्रोच। तो यहाँ पर जब हमने कम्युनिकेटिव अप्रोच को डिस्कस किया था तब हमने जाना था कि कम्युनिकेटिव अप्रोच में ऐसा कुछ भी नहीं होता कि हमें हैबिट फॉर्मेशन करना पड़े या किसी चीज़ को रिपीट करना पड़े। यहाँ पर हमें सिचुएशंस प्रोवाइड करवाई जाती है, कंडीशन दी जाती है कि किस कंडीशन में हम किस तरह की चीज़ें करेंगे। तो यहाँ पर इसमें भी ऐसा नहीं होता। सो फाइनली हमारा जो आंसर बचता है वो है ऑडियो लिंग्वल मेथड। कि ऑडियो लिंग्वल मेथड है, इसमें हमने पढ़ा था कि इसमें केवल लिसनिंग और स्पीकिंग पर बल दिया जाता है। तो जो ट्रेनर होते हैं वो जो बोलते हैं उन्हीं की मिमिक्री करके, उन्हीं को बोले गए डायलॉग्स को मेमोराइज करके, उन्हीं का रिपीटेशन कर करके जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी हैबिट बना लेते हैं कि हमें इस सिचुएशन में इस तरह के डायलॉग्स का यूज करना है ताकि हमारा कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव बन सके। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑडियो लिंग्वल मेथड। सो फोर्थ विल बी आवर राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12th क्वेश्चन है विच इज नॉट ए की फीचर ऑफ द ऑडियो लिंग्वल मेथड। तो यहाँ पर अब हमसे पूछा गया है कि ऑडियो लिंग्वल में कौन सा फीचर नहीं है, यानी कि हमारे यहाँ पर 4 जो ऑप्शन दिए हैं इनमें से 3 तो ऐसे ऑप्शन है जो ऑडियो लिंग्वल से रिलेटेड है, यानी कि उसके फीचर्स हैं उन्हें बताते हैं। एंड एक है जो उसका फीचर नहीं है, किसी और यानी कि किसी भी और मेथड का फीचर है। ठीक है, तब उसी को हमें फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पर हम देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन है देयर इज मच यूज ऑफ टैप्स लैंग्वेज लैब्स एंड विजुअल एड्स। कि यहाँ पर हम जो विजुअल एड्स है उनका बहुत सारा यूज करते हैं और टैप लैंग्वेज लैब्स है उनका भी यूज करते हैं, यानी कि जो लैंग्वेज लेबोरेटरी होती है उनमें हम लैंग्वेज प्रैक्टिस करते हैं एंड विजुअल एड्स के थ्रू हमें पढ़ाया जाता है। तो ये तो ऑडियो लिंग्वल मेथड का फीचर है, बिकॉज जब हमें अगर हम हिंदी स्पीकिंग करते हैं और हमें डायरेक्ट ही इंग्लिश सिखाने की बात की जाए, हमें यही ना बताया जाए कि इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, तो हम उन चीज़ों को समझ भी नहीं पाएंगे। सो हमें वीडियो एड्स दिखाई जाती है, वीडियो के थ्रू हमें समझाया जाता है कि इसका मीनिंग क्या है। लाइक एक बच्चा है जो अभी बस 3 साल का है और एकदम से इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने गया है, तो अभी तक उसने घर में सीखा था कि केला क्या होता है, सेब क्या होता है, आम क्या होता है। लेकिन अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते ही उन्हें सिखाया जाए बनाना, एप्पल, मैंगोज, ग्रेप्स, तो वो नहीं समझ पाएंगे, वो रिलेट नहीं कर पाएंगे कि ये चीज़ें कैसी है। लेकिन अगर उन्हें वीडियो एड्स दिखा दी जाए, यानी कि विजुअल एड्स दिखा दी जाए, यानी कि अगर हम ग्रेप्स पढ़ा रहे हैं तो हमें ग्रेप्स का फोटोज दिखा दिया जाए, बनाना अगर हम पढ़ा रहे हैं तो बनाना का फोटो दिखा दिया जाए, तो बच्चे आराम से रिलेट कर पाएंगे हाँ ये तो वही चीज़ है जिसे हम घर में खाते हैं, और वो रिलेट कर पाएंगे कि केला और बनाना एक ही है। तो इससे सीखने में उन्हें आसानी होती है। तो ये तो ऑडियो लिंग्वल मेथड का फीचर है। नेक्स्ट देखते हैं जो सेकंड ऑप्शन है वो है न्यू मटेरियल इज प्रेजेंटेड इन डायलॉग फॉर्म। तो अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि इसमें जो न्यू मटेरियल है उसे डायलॉग फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है ताकि सीखने में आसानी हो। और डायलॉग फॉर्म में जो प्रेजेंट करने का रीज़न है वो ये भी है क्योंकि इसमें केवल और केवल लिसनिंग स्पीकिंग पर फोकस किया जाता है, रीडिंग और राइटिंग को बिल्कुल ही अवॉइड किया जाता है, इग्नोर किया जाता है। सो डायलॉग से जब हम बोलेंगे तब भी और सुनेंगे तब भी हम पे इफेक्ट जाता है, क्योंकि जो लर्नर्स होते हैं उन्हें अपने टीचर्स की मिमिक्री करके उन्हीं को डायलॉग्स को मेमोराइज करके सीखना होता है। सो ये भी ऑडियो लिंग्वल मेथड का फीचर है। नेक्स्ट है ग्रेट इम्पोर्टेंस इज अटेंडेड टू प्रोनाउंसिएशन। कि यहाँ पर जो प्रोनाउंसिएशन है
उसको उसकी ग्रेट इंपॉर्टेंस है। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंस नहीं होगा, ये इंपॉर्टेंस होगा, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंस है। ओके, तो यहाँ पे कि जो हमारा प्रोनाउंसिएशन है उसकी इम्पोर्टेंस को हमें समझाया जाता है कि हमारे प्रोनाउंसिएशन की इम्पोर्टेंस क्या है, ताकि हमें एक ऑथेंटिक प्रोनाउंसिएशन करना होता है ताकि पूरे वर्ल्ड में हमारी लैंग्वेज को समझा जा सके। ऐसा नहीं है कि अगर हम इंडियन हैं तो हम इस तरह की लैंग्वेज सीख रहे हैं कि अगर हम अपनी इंग्लिश को जाके कई बार बोलते हैं तो लोग हमारी बात को समझ ही ना पाए। तो यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन पर तो विशेष फोकस किया जाता है, इसीलिए यहाँ पर केवल और केवल लिसनिंग और स्पीकिंग के थ्रू ही सिखाया जाता है ताकि बच्चे किसी भी तरह से मिसगाइड ना हो। सो ये भी इसका फीचर हुआ। तो हमारा जो लास्ट ऑप्शन है वो है स्टूडेंट्स आर इनकरेज्ड टू यूज़ देयर मदर टंग, कि जो बच्चे हैं उन्हें छूट दे दी जाती है, उनको बिजी रखा जाता है किसमें, कि मदर टंग के यूज में, यानी कि बच्चे अपनी क्लास में मदर टंग का यूज कर सकते हैं, अपनी मातृभाषा का यूज कर सकते हैं। तो ये इसका फीचर नहीं है, बिकॉज इसमें जो हमारी टारगेट लैंग्वेज है उसी के डायलॉग्स बोले जाते हैं और सीधे उसी में कन्वर्जेशन करना सिखाया जाता है। सो यहाँ पर ये हमारा राइट आंसर नहीं होगा, यानी कि मदर टंग को यहाँ पर रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, बोलने नहीं दिया जाता। लेकिन ये तो इसके बिल्कुल अपोजिट हो गया कि वहाँ पर मदर टंग के यूज को स्वीकारा जाता है। सो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा फोर्थ, कि जो फोर्थ आंसर है वो ऑडियो लिंगुअल मेथड का की फीचर नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 13th क्वेश्चन की तरफ। 13th हमारा क्वेश्चन है इन विच मेथड क्लासरूम इंस्ट्रक्शन वाज कंडक्ट एक्सक्लूसिवली इन द टारगेट लैंग्वेज, कि ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें हमारा जो कन्वर्जेशन होता है, जो इंट्रैक्शन होता है, यानी कि अगर हम आपस में एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं तो वो उसी लैंग्वेज में होता है जिसको हम सीख रहे हैं। यानी कि अगर हम इंग्लिश सीख रहे हैं तो हमारा कन्वर्जेशन इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, अगर हम कोई फ्रेंच लैंग्वेज सीख रहे हैं तो फ्रेंच में होगा, जापानीज सीख रहे हैं तो जापानीज में होगा, अगर हम पंजाबी सीख रहे हैं तो पंजाबी में ही होगा। तो अगर हमसे ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा मेथड जिसमें हम उसी ही लैंग्वेज में बोलते हैं जो लैंग्वेज हमें सीखनी होती है, तो जब हमने डायरेक्ट मेथड को पढ़ा था और अभी थोड़ी देर पहले भी हमने डिस्कस किया था कि डायरेक्ट मेथड ऐसा मेथड है जिसमें हम जिस लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं उसी लैंग्वेज में बोलते हैं और उसी लैंग्वेज में पढ़ते हैं। सो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा डायरेक्ट मेथड। इसी को हम नेचुरल मेथड के नाम से भी जानते हैं और इसी को हम मदर्स मेथड के नाम से भी जानते हैं। सो उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक के सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स लर्न इंग्लिश थ्रू ट्रांसलेटिंग टू एंड फ्रॉम देयर नेटिव लैंग्वेज, कि यहाँ पर जो बच्चे हैं वो यहाँ पर हमें एक जो मेथड है उसके बारे में कुछ हिंट्स दिए जा रहे हैं कि ऐसा मेथड जिसमें हम एक, यानी कि जो हमारी लैंग्वेज होती है, यानी कि इंग्लिश है, यहाँ पर इंग्लिश को हमारी टारगेट लैंग्वेज माना है हमने क्योंकि हम इंग्लिश सीख रहे हैं, तो इंग्लिश को हम ट्रांसलेशन के थ्रू सीखते हैं और अपनी नेटिव लैंग्वेज में सीखते हैं, यानी ट्रांसलेट, यानी इंग्लिश को ट्रांसलेट कर करके हम अपनी स्थानीय भाषा में बताते हैं। नेक्स्ट जो हिंट दिया है वो है दे मेमोराइज इरेगुलर वर्ब्स फॉर्म बाय राइटिंग दैम डाउन ओवर एंड ओवर, कि यानी जो इरेगुलर वर्ब्स है, यानी कि जो हमारी डेली लाइफ से जो जुड़ी है वो तो हमें हमेशा लर्न करनी होती है। उसके अलावा इरेगुलर वर्ब वो होती है जो हमारे डेली यूजेज में भी काम नहीं आती। तो ऐसे वर्ब्स हैं उनको हम बार बार राइट कर करके यानी लिख लिख के याद करते हैं। नेक्स्ट है स्पीकिंग स्किल आर नॉट ए मेन फोकस, कि जिसमें स्पीकिंग पर बिल्कुल भी फोकस नहीं किया जाता। तो ये हमें कुछ हिंट्स दे दिए कि ऐसा कौन सा मेथड है, तो उससे हिंट्स देकर हमसे पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें ये सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है द कम्युनिकेटिव अप्रोच। जब हमने कम्युनिकेटिव अप्रोच को पढ़ा था तब हमने देखा था कि कम्युनिकेटिव जो अप्रोच है उसमें तो हमें अपनी टारगेट लैंग्वेज में ही कम्युनिकेशन करना होता है। नेक्स्ट है दी ऑडियोलिंगुअल मेथड। ऑडियोलिंगुअल मेथड में तो हमने पहले ही सीखा था कि डायलॉग फॉर्म में हम सीखते हैं, जैसा हमारे टीचर बोलते हैं वैसा ही हम मेमोराइज करते हैं और उसी तरह से हम बोलते हैं। तो ये दोनों तो इसके राइट आंसर नहीं होंगे। नेक्स्ट है द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसका जैसा कि नाम भी है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, कि जब इसका नाम ही है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड तो इसका मीनिंग यही हुआ कि इसी में हम ट्रांसलेट कर करके सीखते हैं और इसी में हम इरेगुलर वर्ब को जो इरेगुलर वर्ब्स हैं उनको लर्न करते हैं, उनको मेमोराइज करते हैं
एंड इसमें स्पीकिंग पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता है। तो हमारा राइट आंसर होगा द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। एंड यहाँ पर फोर्थ आंसर दे रखा है द डायरेक्ट मेथड। और जो हमारा डायरेक्ट मेथड है इसमें तो मदर टंग का यूज बिल्कुल ही रेस्ट्रिक्टेड होता है, बिल्कुल बैन होता है, यानी हमें बिल्कुल भी मातृभाषा का यूज नहीं करने दिया जाता। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, यानी थर्ड विल बी आवर राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टीचर इंट्रोड्यूसेज ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स एंड रूल्स बाय शोइंग ए वीडियो। द स्टूडेंट प्रैक्टिस द ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट। द टीचर गिव्स लोट्स ऑफ मीनिंगफुल एग्जाम्पल्स टू डेमोन्स्ट्रेट द ग्रामर। इसमें ये कहना चाह रहा है कि एक टीचर है वो इंट्रोड्यूस करता है ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को, यानी कि जो व्याकरणिक संरचना है वो बच्चों के सामने बताता है और उसके कुछ रूल्स भी बच्चों को देता है। यानी पहले स्ट्रक्चर और रूल पढ़ा रहा है, उसके बाद यानी कि किसके थ्रू पढ़ा रहा है, वीडियो के थ्रू, यानी कि वीडियो का यूज करके वो बच्चों को सिखा रहा है। क्या क्या सिखा रहा है, स्ट्रक्चर सिखा रहा है, ग्रामेटिकल और रूल्स सिखा रहा है। नेक्स्ट है द स्टूडेंट्स प्रैक्टिस द ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट। और उस वीडियो में क्या बताया जा रहा है और जो रूल और जो स्ट्रक्चर बताए जा रहे हैं उन्हीं के कॉन्टेक्स्ट में बच्चा अपनी प्रैक्टिस कर करके उन रूल्स को और स्ट्रक्चर्स को मेमोराइज करता है। द टीचर गिव्स लोट्स ऑफ मीनिंगफुल एग्जाम्पल्स टू डेमोन्स्ट्रेट द ग्रामर। कि ग्रामर का प्रदर्शन करने के लिए टीचर उन्हें बहुत सारे मीनिंगफुल एग्जाम्पल्स देता है। तो यहाँ पर कहने की बात ये हुई कि यहाँ पर हमसे पूछ रहे हैं कि ऐसे कौन सी अप्रोच है जिसमें हम पहले रूल सिखाते हैं। देखो यहाँ पर दिया हुआ है कि पहले स्ट्रक्चर्स और रूल सिखाए जा रहे हैं और रूल्स के बाद में यहाँ पर मीनिंगफुल एग्जाम्पल्स दिए जा रहे हैं ताकि बच्चा सीख सके। तो जब हमने यानी इन यहाँ पर ग्रामर के पढ़ने के तरीके को देखा था, जब हमने डायरेक्ट मेथड पढ़ा था तब भी हमने डिस्कस किया था, और जब हमने जीटी मेथड पढ़ा था तब भी हमने डिस्कस किया था कि जिसमें हम पहले रूल सीखते हैं, यानी रूल से अगर हम एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि जब हम बढ़ते हैं रूल टू एग्जाम्पल, तब वहाँ पर हमारा जो अप्रोच होता है, जो तरीका होता है ग्रामर सिखाने का, वो होता है डिडक्टिव। यानी डिडक्टिव में पहले रूल दे दिए जाते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल्स दिखाए जाते हैं। इन्हें हम हिंदी में बोलते हैं निगमनात्मक माध्यम, यानी निगमनात्मक तरीका है ये ग्रामर सिखाने का। एंड जब हम सबसे पहले एग्जाम्पल्स देते हैं और उसके बाद रूल्स सिखाते हैं, यानी बच्चे एग्जाम्पल्स के थ्रू खुद ही रूल जनरेट करने का प्रयास करते हैं, उसे हम कह देते हैं इंडक्टिव अप्रोच। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि पहले रूल दिए जा रहे हैं, रूल सिखाए जा रहे हैं, स्ट्रक्चर सिखाए जा रहे हैं, उसके बाद एग्जाम्पल्स दिए जा रहे हैं। सो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा डिडक्टिव अप्रोच। तो यहाँ पर जो ग्रामर सिखाने का जो अप्रोच है वो है डिडक्टिव अप्रोच। उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक की चीज़ें समझ में आई है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कम्युनिकेटिव अप्रोच टू इवोल्यूशन इज स्ट्रेस ऑन। कि जो कम्युनिकेटिव जो अप्रोच है उसमें हम किस चीज़ के इवोल्यूशन पर, यानी किस चीज़ के विकास पर ध्यान देते हैं। ये इवैल्यूएशन नहीं है दोस्तों, याद रखना, ये है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मीनिंग होता है विकास और एक होता है इवैल्यूएशन। उसमें यहाँ पर यू के बाद ए आता है, उसकी स्पेलिंग होती है EVOLUATION। ओके, तो यहाँ पर आपको देखना है, इन दोनों का आपको मीनिंग याद रखना है। इवोल्यूशन का मीनिंग है विकास। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि जो कम्युनिकेटिव अप्रोच है वो किस चीज़ के विकास पर, यानी किस चीज़ के डेवलपमेंट पर ध्यान देता है। तो यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है फ्लुएंसी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि हम जो बोल रहे हैं उसमें हमारी स्पीड, कि हम किस स्पीड में किस गति में बोल पा रहे हैं। और फ्लेक्सिबिलिटी का मीनिंग है कि हम इतनी फ्लेक्सिबिलिटी रखें कि अगर हमारे पास कुछ गलत है तो उसमें हम कुछ नया ऐड कर सकें, और कुछ रॉन्ग है तो उसे हम अपनी लैंग्वेज से निकाल सकें। नेक्स्ट है नन, यानी कि इन दोनों में से कोई नहीं। थर्ड है ए एंड बी, यानी कि ए और बी दोनों। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि इसमें फ्लुएंसी और फ्लेक्सिबिलिटी भी हो और इनमें से कोई भी नहीं भी हो, तो यानी ये दोनों ऑप्शन तो बिल्कुल कैंसिल हो गए। एंड फोर्थ है कंटेंट रिलेवेंसी एंड वोकेबलरी, कि जो हम बोल रहे हैं, जो हमारा कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग हम बोलें और अपनी वोकेबलरी को डेवलप करें।
तो दोस्तों जब हमने कम्युनिकेटिव अप्रोच को डिस्कस किया था तब हमने डिस्कस किया था कि इसमें हम फ्लुएंसी एंड फ्लेक्सिबिलिटी पर ध्यान देते हैं। वोकैबुलरी तो हम जैसे जैसे आगे बढ़ना शुरू करेंगे, सीखना शुरू करेंगे, वैसे वैसे हमारी वोकैबुलरी अपने आप डेवलप होती जाएगी। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा फ्लुएंसी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच अप्रोच मीनिंग इज पैरामाउंट नॉट फॉर्म, यानी कि कौन से अप्रोच में मीनिंग पर फोकस किया जाता है ना कि फॉर्म पर। तो जब हमने टीचिंग मेथड्स को डिस्कस किया था तब हमने डिटेल में डिस्कस किया था उस मेथड के बारे में, उस अप्रोच के बारे में कि किसमें हम फॉर्म पर ध्यान ना देकर मीनिंग पर ध्यान देते हैं, ताकि बच्चा आराम से ये समझ सके कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो सही मीनिंग दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा CLT है वो हमारा राइट आंसर होगा, बिकॉज CLT में हम मीनिंग पर फोकस करते हैं ना कि फॉर्म पर। उसके लिए हमने एग्जाम्पल भी देखा था और वो था आई कांट हेल्प एंगर। यहाँ पर ये था आई कांट, ये HELP हेल्प ANGER एंगर, कि मैं बिना गुस्सा किए नहीं रह सकता। तो अगर हम ऐसे देखें, अगर हम फॉर्म में देखें तब तो आई कांट हेल्प एंगर का मीनिंग निकलता है कि मैं गुस्से की कोई मदद नहीं कर सकता। लेकिन अगर मीनिंग देखें तब इसका मीनिंग जो राइट है वो निकलता है कि मैं बिना गुस्सा किए नहीं रह सकता। तो ये वाला एग्जाम्पल भी हमने देखा था, इसके अलावा भी कुछ और एग्जाम्पल्स भी हमने देखे थे। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा CLT में हम मीनिंग पर फोकस करते हैं ना कि फॉर्म पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेथड इज कॉल्ड आर्मी मेथड, कि कौन से मेथड को हम आर्मी मेथड के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स जब हमने ऑडियोलिंगुअल मेथड को डिस्कस किया था तब हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि ऑडियोलिंगुअल मेथड के नाम से हम आर्मी मेथड के नाम से हम ऑडियोलिंगुअल मेथड को जानते हैं, बिकॉज ऑडियोलिंगुअल मेथड को डिवेलप ही आर्मी को ट्रेंड करने के लिए किया गया था। यानी जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तब बहुत सारे हमें सोल्डर्स की ज़रूरत पड़ रही थी, तो जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लेकर आए जा रहे थे, लेकिन वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे, वो एक दूसरे का हेल्प नहीं कर पा रहे थे। तो वहाँ पर ऐसे में उन्हें इंग्लिश सिखाने के लिए हमने ऑडियोलिंगुअल मेथड को डेवलप किया था। तो इसीलिए हम इसे आर्मी मेथड के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसका यूज हमने सोल्डर्स को ट्रेंड करने के लिए किया था। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑडियोलिंगुअल मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेथड इज मिडवे बिटवीन GT एंड डायरेक्ट मेथड, कि ऐसा कौन सा मेथड है जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड एंड डायरेक्ट मेथड के बीच में एक बॉन्ड का काम करता है, यानी उनके एक बीच में एक मिडवे का काम करता है। यानी अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो उन दोनों को जोड़ने का काम करता है, उनके बीच में पुल का काम करता है। यानी कि ऐसा कौन सा हमारा मेथड है जिसके कुछ फीचर डायरेक्ट मेथड से लिए गए हैं और कुछ GT मेथड से। तो ऐसा हमारा मेथड है बाइलिंगुअल मेथड। यानी बाइलिंगुअल मेथड है उसमें कुछ डिमेरिट्स हटाए गए हैं किसके, डायरेक्ट मेथड के, यानी कि कुछ डायरेक्ट मेथड है उसके मेरिट्स को ले लिया गया, उसके एडवांटेज को अडेप्ट कर लिया गया है और उसके डिमेरिट्स को निकाल दिया गया है, और कुछ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के कुछ जो फीचर्स थे उनको अडेप्ट किया गया है और कुछ को निकाल दिया गया है। सो उन दोनों का ये मॉडिफाइड फॉर्म है, यानी इसे डायरेक्ट मेथड के मॉडिफाइड फॉर्म के रूप में डेवलप किया गया था। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा वो होगा बाइलिंगुअल मेथड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन विच मेथड रूल्स ऑफ ग्रामर आर मेमोराइज्ड, कि ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें हम ग्रामर के रूल को मेमोराइज करते हैं। तो फ्रेंड्स जब हमने पढ़ा कि GT मेथड में हम ग्रामर के रूल को मेमोराइज करते हैं और उसमें साफ साफ है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, तो जब ग्रामर नाम ही दिया गया है तो वहाँ पर ग्रामर के रूल्स को मेमोराइज करना होता है। केवल ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में ही ग्रामर को डिडक्टिवली पढ़ाया जाता है, बाकी सब में इंडक्टिवली पढ़ाया जाता है। ये बात आपको नोट करके रखनी है, क्योंकि ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते रहते हैं और एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपको ये 20 क्वेश्चन समझ में आए हैं, और इनके अलावा हमने इन्हें डिटेल में डिस्कस किया है और सारे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन भी किया है। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और उसमें ऑल को क्लिक कर दीजिए, ताकि हमारे सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आपको प्रिपरेशन में हेल्प मिल सके।
फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बी स्माइलिंग एंड कीप स्माइलिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।